नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम एनसीईआरटी का क्लास 6 का 7वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा देश भारत, पृथ्वी हमारा आवास। कक्षा 6 के लिए ये एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा देश भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में यह अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रायद्वीप क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा जो देश है भारत वो प्रायद्वीप क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। और अगर कोई पूछे प्रायद्वीप क्या होता है, तो प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीनों तरफ से जल से घिरा होता है। चित्र 6.1 में हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत विभिन्नता है। इस भिन्नता में ही हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र से बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसकी स्थिति की अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता होगा उत्तरी गोलार्ध में हमारा प्यारा भारत स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो आपको पता है दो गोलार्ध हैं। आप देख सकते हैं पृथ्वी है, इस प्रकार पृथ्वी है, और ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। जो हमारे भारत की स्थिति है वो यहाँ पे है। यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है। आप उसका मैप बना सकते हैं। यहाँ पे ये इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध हमारा भारत है। ये आपको याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश में लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। 7.2 में देख सकते हैं आप। दक्षिण में उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच हैं। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के मध्य हैं। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ दोनों छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आप पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना जाता है? इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वह पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं। क्या आपको पता है कि रूस में कितने हैं? जी हाँ, हमने बताया था। जो पहले लेक्चर है उनमें आप देखेंगे तो रूस में सबसे अधिक मानक समय 11 है। 11 मानक समय है वहाँ पे, ये आपको याद रखना है। और अमेरिका में 7 है, कनाडा में 6 मानक समय हैं। भारत के पड़ोसी देश, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी है। आप चित्र में देख सकते हैं। चित्र 7.1 में आप इसको देख सकते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। हम इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं आप भारत की स्थिति क्या है। जो 7 देश हैं उनकी हम बात करें तो पहला देश है सबसे पहले हम पाकिस्तान, जो कि भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान भारत से 14 अगस्त 1947 को अलग हुआ था। तो पहला देश है यहाँ पे पाकिस्तान जो भारत की स्थलीय सीमा को छूता है। दूसरा है अफगानिस्तान, ये POK वाला हिस्सा है। यहाँ पे इंडिया की जो सीमा है उसको छूता है। तीसरा देश है नेपाल, आपको पता है नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। चौथा देश है भूटान, और 5वां है म्यांमार, और 6ठा है बांग्लादेश, 7वां श्रीलंका है। तो इस प्रकार 7 देशों की स्थलीय सीमा से जुड़ी है इस देश से।
सॉरी, ये स्थलीय सीमा नहीं है श्रीलंका। जो 7वां देश है चीन, हम चीन को भूल गए हैं। चीन की सीमा भी भारत को छूती है। तो इस प्रकार से 7 देश है जो कि भारत की स्थलीय सीमा को टच करते हैं। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए सभी के, कौन कौन से देश है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की स्थलीय सीमा को टच करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरे भारत का मैप, और उसके मैप है जिसमें उसके स्टेट और उसकी स्टेट की कैपिटल दर्शाई गई है। ये आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है। दक्षिण में समुद्र में 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहीं से बनेगा कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अब पाक इसका नाम ऐसा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इसको पाकिस्तान और भारत की के बीच लगाएंगे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कोई जलीय सीमा नहीं है, इसलिए ये जो श्रीलंका भारत को अलग करती है। हम बात करते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। अभी आपको बताना है कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, इसलिए इसमें अपडेट नहीं हुआ है। तो आप बताएं कमेंट करके कि वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से ये इंडिया का मैप है। ये आप अच्छे से भी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कुछ पर्वत और पठारों के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन से पर्वत है, भौतिक विभाजन, अगर भारत के भौतिक विभाजन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये अरावली पर्वत कहाँ पे है, विंध्य पर्वत कहाँ है, सतपुड़ा पर्वत कहाँ है, नर्मदा सोन घाटी कहाँ है। ये सारी इन सब की स्थिति आप देख सकते हैं। तापी नदी कहाँ है, नर्मदा नदी कहाँ है, चंबल नदी कहाँ है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जितनी भी नदियाँ भारत में है महत्वपूर्ण है, उन नदियों की स्थिति आप इस मैप को देखकर पता कर सकते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तटीय क्षेत्र, कावेरी नदी, नीलगिरी, ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। अरावली पर्वत जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये हिमालय है। यहाँ से ऐसे उत्तर दक्षिण ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर फैला इसका विस्तार है। ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर, ये सारी जानकारी आप यहाँ से, ये हमारा लक्षद्वीप जो कि भारत का ही हिस्सा है, ये श्रीलंका, और ये बंगाल की खाड़ी, ये यहाँ पे बांग्लादेश, ये स्थिति आपको सबको पता होना चाहिए। और ये नदियाँ सिंधु नदी, झेलम, इनकी स्थिति भी आपको पता होना चाहिए, कौन सी नदी के बाद कौन सी नदी आती है। तो सिंधु नदी सबसे पहले आप देख सकते हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे 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 सिंधु नदी आती है। उसके बाद झेलम नदी, फिर चिनाब नदी, फिर रावी नदी, फिर सतलुज नदी। जो सतलुज नदी पंजाब और हरियाणा से होकर जाती है, ये भी आपको याद रखना है। इन सब नदियों की स्थिति आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज, ये आपको क्रम पता होना चाहिए। सिंधु सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज। अब आपको बताना है कौन सी नदियाँ कौन से देश के हिस्से में आई है, कि कौन सी नदियों का पानी किस देश को कितना मिलता है। आप थोड़ा सर्च करके कमेंट में करें ताकि आपको अच्छे से इन नदियों की स्थिति के बारे में पता हो सके। तो अब हम आगे बात करते हैं भारत के भौतिक विभाजन की। तो भारत में पाए जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ़ से ढका हिमालय का संतरी का कार्य करता है। उत्तर में बर्फ़ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम धन आले का मतलब होता है बर्फ़ का घर। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समांतर श्रृंखला में बांटा गया जाता है। अभी आप चित्र में देखा, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृद्ध हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में भी आपको ये देखिए, सबसे उत्तर में जो हिमालय है उसका नाम अभी हमने यहाँ पे दिया गया है, इसको वृद्ध हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची
ऊंचा शिखर है जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। मध्य हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पता लगाएं। यह शिवालिक दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो इस प्रकार हिमालय के 3 भाग यहाँ पे। सबसे उत्तर में जो है उसको वृद्ध हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मध्य को मध्य हिमालय कहते हैं या हिमाचल कहते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो पहाड़ी स्थान है उनके बारे में आपको बताना है और 5 पहाड़ी स्थानों के नाम आपको कमेंट में कमेंट करना है। शिवालिक है जो इसमें सबसे दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। मैदान समतल या सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ में भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है जो नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती हैं। सहायक नदी क्या होती है? एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती हैं तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती हैं, उसको सहायक नदी कहते हैं। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं? इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। और आपको बताना है कि ये डेल्टा कहाँ बनता है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ये इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति भी आपको पता होना चाहिए, इसकी आकृति कैसी है। तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। ये भी पता होना चाहिए डेल्टा कहाँ बनता है। तो डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ जाए मुहाना क्या है, तो जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उसको नदी का मुहाना कहा जाता है। चित्र 6.1 में आप देख सकते हैं। आओ कुछ करके सीखे। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों, ये आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों में दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीप पठार की आकृति भी त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएँ, घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो पश्चिम में सबसे पुरानी श्रृंखला विंध्य एवं सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। तो बात करें अगर हम, तो अरावली पर्वत है जो विश्व में सबसे पुरानी श्रृंखला है। हम पढ़ रहे थे। उत्तरी मैदानों में दक्षिण में प्रायद्वीप पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएँ हैं तथा घाटियाँ हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है स्थित है जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं तापी नदी बहती है। अगर पूछे कि नर्मदा और तापी नदी किन श्रृंखलाओं से होकर बहती है, तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा और तापी नदी जो है विंध्य एवं सतपुड़ा की पर्वत की श्रृंखलाओं से होकर बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। क्वेश्चन एक और बन जाएगा कि कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में एक तो नर्मदा और तापी है जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट तथा या फिर सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप से है जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा हुआ है। आपने देखा होगा इंडिया का जो मैप है वह इस प्रकार से कुछ है। तो ये भाग सपाट है और ये भाग जो टूटा हुआ है क्योंकि नदियाँ यहाँ से बहुत सारी बहती है। पठारों में खनिज जैसे कोयला, लौह, अयस्क प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पश्चिम घाट में पश्चिम तथा पूर्वी घाट में पूर्व तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं तथा पूर्वी तटीय मैदानों की अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की और बहने वाली नदियाँ कई नदियाँ हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। प्रवाल क्या होते हैं हम बात करें तो प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पालिप कहा जाता है। जब जीवित पालिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पालिप की वृद्धि के इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। 7.4 में आप देख सकते हैं इस प्रकार से प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में स्थित हैं। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप हैं। एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कौन कौन से द्वीप समूह 2004 में सुनामी से प्रभावित हुए थे? समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो ये
हमारा इस सीरीज़ में जो हम एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं क्लास 6 की, इसमें एक चैप्टर और बचा है लास्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो भूगोल है वो हमने लगभग पढ़ लिया है। एक बार और आप अच्छे से रीडिंग करें और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप अंडरलाइन करें, उनको नोट डाउन करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। ये आप देख सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये मैप में दिखाई गई है। इस मैप को आप बनाने की कोशिश करें, इन पहाड़ियों पर्वतों को बनाने की कोशिश करें, उनकी स्थिति के बारे में पता करें, ताकि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अगर मैं अभी आपसे पूछूँ कि ये जो हिमालय का भाग है इसको क्या कहते हैं, ये वाले हिमालय का भाग है इसको क्या कहते हैं, और ये वाले हिमालय का भाग है इसको क्या कहते हैं, तो ये आप सबको पता होना चाहिए। फिर ये कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं ये भी आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और आप आसानी से एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।